से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो हमें पंजाब में कैबिनेट शेयरिंग के हवाले से खबरें मिल रही थी, अभी तक क्यों उतने पोर्टफोलियोज असाइन नहीं किए जा सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ना ही उतने मिनिस्टर्स जो हैं वो अभी तक वोट ले सके हैं जो हमारे पास खबरें आ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर साहब, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब तक आपस में कोई ये जो बजट सेशन चल रहा था उतनी देर इन्होंने आपस में बामी मुशावरत के साथ ये प्रोसेस रोका हुआ था, और ये इंशाल्लाह ताला जैसे बजट वाला मामला खत्म होगा आप देखेंगे कैबिनेट में एक्सटेंशन भी हो जाएगी, नए वज़रा भी अलग उठाएंगे, और ये जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है, असाइनमेंट है पोर्टफोलियोज की, वो भी पूरी हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अभी हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, वो पंजाब में जो 20 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अपनी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है उन 20 हलकों में इलेक्शन जीतने के हवाले से। एक तो पाकिस्तानी सियासत का ये अलमी है कि जब भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं हमने देखा है कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। आप समझते हैं कि मौजूदा इलेक्शंस में भी वही रवायत कंटिन्यू हो रही है? और दूसरा ये कि आप रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर आप क्या एनालिसिस देंगे कि उन 20 सीटों में से कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है और कितनी सीटें अब आपका जो हुकूमती इत्तेहाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो जीत सकती है? इनको पीपल्स पार्टी ने तो कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए उनके मुकाबले में। हैदर साहब, आप देखें कि जब भी हुकूमत में कोई होता है वो अपने ज़राए वसाइल जरूर इस्तेमाल करता है। अभी आप कराची के अंदर देखें कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है लेकिन वो अपनी सीट अनफॉर्चुनेटली लूज कर गई। अब पंजाब के अंदर भी ऐसा है। ये जो एक्चुअली टर्न आउट है और नंबर ऑफ वोटर्स है और फिर पार्टी की पॉलिसीज होती है, मैनिफेस्टो होता है, एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा होता है, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करने से अगर सारे लोग इलेक्शन जीते होते तो फिर तो हुकूमत सारे इलेक्शन ही जीती। आप देखें पिछले पीटीआई के दौर में पीटीआई अपने ज़राए वसाइल इस्तेमाल करते हुए भी सारे इलेक्शन हार गई थी, मासवाए एक आधे के। तो अब अगर यहाँ पे हुकूमत करती है, पहली चीज तो है कि जो भी हुकूमत में हो उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई सरकारी वसाइल का हो तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये यहाँ पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि खाली कह देना ही काफी नहीं होता। और तीसरी चीज ये है कि जब सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद आप इलेक्शन हार जाए तो वो फिर चीज नजर आ जाती है कि ग्राउंड पे मामलात और थे और हुकूमत अपने ज़राए वसाइल इस्तेमाल फिर उस तरीके से नहीं कर पाई। तो ये जो सरासर इल्जाम लगाया गया है ये सिर्फ इल्जाम ही था। तो लिहाजा इसके अंदर मैं समझता हूँ क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्टिव है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो नजर आ जाएगी। और हुकूमत को चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे और वहाँ पे ग्राउंड पे जाके कंटेस्ट करे। और इसके अंदर कितने लोग इलेक्शन जीते हैं पीटीआई से जो लड़े हैं, ये टाइम से पहले कहना मुश्किल है। पीटीआई हो सकता है कोई एक आधी 2 सीटें जीत जाए, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कि वो कितनी सीटें जीतेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों मैदान खाली छोड़ दिया? देखिए, पीपल्स पार्टी ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, इनके साथ पहले दिन से ही अंडरस्टैंडिंग थी कि जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो जो गवर्नमेंट अलाइज है, जो यूनिटी गवर्नमेंट के अलाइज है, वो इन लोगों को जिस भी पार्टी से ये लड़ना चाहिए ये लड़ेंगे और फिर बाकी पार्टी इनको सपोर्ट करेंगी। तो उस अंडरस्टैंडिंग के तहत पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इन लोगों को फैसिलिटेट किया है। ये नहीं है कि लड़ना नहीं चाहती थी, चीज ये कि एक पहले ही अंडरस्टैंडिंग थी और प्रिंसिपल डिसीजन था जिसकी वजह से ये
उनको फैसिलिटेट किया गया। ठीक हो गया। जुल्फ़िकार साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो महंगाई का इम्पैक्ट है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आप लोग ब्लेम तो करते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन बहरहाल लोगों को तो हुक्मरान वक्त से सवाल करना है कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, महंगाई में कमर तोड़ इजाफा हो गया है, इनका इम्पैक्ट एक तो इस ज़मनी इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि वोटर के माइंडसेट पर कितना होगा? दूसरा, बतौर पार्टी आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए पब्लिक के अंदर कि आपके आने के बाद ये गुज़िश्ता 2-2.5 महीने के अंदर जो 84 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर दीगर जो अशियाए ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में इसके अंदर इजाफा हुआ है? देखिए, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इसका एक्चुअल जो सारा मामला है वो तो इमरान खान साहब ने जो IMF से एग्रीमेंट किया था उसकी शराइत पूरी करने के लिए ये सारा मामला करना पड़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट हुकूमत के ऊपर भी आ रहा है, और जो गवर्नमेंट एलाइज हैं और ऐसी पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा है उनके तमाम लीडरों के ऊपर, उनके नुमाइंदों के ऊपर, उनके सपोर्टर के ऊपर भी आ रहा है। जब नॉर्मल हम लोग बाहर जाते हैं तो हम भी इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं, महंगाई से और बढ़ती हुई पेट्रोल और बिजली की कीमतों से, और लोग हमें सवाल भी करते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए, असल प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान उस क्रॉस रोड्स पे खड़ा है कि जिसके ऊपर आपने ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बाहर निकालना है। इस टाइम पे जरूरत इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स और तमाम लोग टेबल पे सर जोड़ के बैठे और पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को एक ऐसी पॉलिसी बना के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इनको प्रॉब्लम से बाहर निकालें, और ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि ये सारे लोग आके एक टेबल पे बैठे। जब मैं ये कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और फोर्सेस, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि PTI और तमाम जमातें जो इस टाइम पे हुकूमत का हिस्सा नहीं है उनको भी टेबल पे आके बैठना चाहिए और इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकालना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम है, अदरवाइज तो सियासत बाद में होती रहेगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन मुल्क और मुल्क के अवाम को बाहर निकालना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जुल्फ़िकार साहब, आखिर में मुझे पता है कि आप इस वक्त खाने पे मौजूद हैं, आपकी मेहरबानी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। इस वक्त में मुझे आखिर में ही बताइएगा, अभी FATF के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, अभी सो फार उन्होंने निकाला तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम जो FATF की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी पूरी कर ली, अमल दरामद कर ली है तमाम चीज़ों पर। आप ये बताते हैं, आप ये समझते हैं कि इसका क्रेडिट गुज़श्ता हुकूमत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ है? देखिए, पिछली दौरे हुकूमत ने इस पर काम जरूर किया होगा, लेकिन वो इस चीज को बाहर निकलवा नहीं सके थे। असल ये है कि ये जो 2 महीने के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहनत की है और जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग की है, जिन मुल्कों ने इसके अंदर रोल प्ले करना था, आई थिंक ये सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, पिछली हिना रबानी खर साहब ने कहा कि 4 साल से पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है, तो इसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि उनको क्रेडिट नहीं जाता, उन्होंने भी मेहनत की है, कोई बहुत सारे एक्शन प्लान्स के ऊपर ड्यू डिलीजेंस पूरी की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन जो एंड पे छोड़ के जहाँ पे गए थे वहां पे मामला तय नहीं हो रहा था पिछले साल से। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा खारजा और हेड ऑफ स्टेट के साथ लॉबिंग करके अपना रोल प्ले किया है, तो मैं समझता हूँ वो एक एग्जाम्पलरी रोल है और उसने एक कैटलिस्ट का काम किया है, जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, व्हाइट लिस्ट में गया है, और इंशाल्लाह ताला इसकी अनाउंसमेंट भी अगले आने वाले कुछ अरसे में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली बदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।